हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रॉकी विदेश से पढ़कर आया हुआ था और वो अपनी 99 साल की व्हील चेयर पर बैठी हुई दादी को एक स्मार्टफोन लाकर देता है। अब दादी को तो स्मार्टफोन चलाना आता ही नहीं था, लेकिन दादी भी स्मार्टफोन को देखकर खुद को बदलने की ठान ही लेती है। एक रोज रॉकी की दादी चंद्रकला अपने पोते रॉकी से कहती है, रॉकी बेटा, जरा मुझे ये टुनटुना मतलब फोन चलाना सिखा दे। दादी, मैंने आपको फोन इसलिए लाकर दिया था ताकि आप बुआ जी, चाचा जी और बाकी रिश्तेदारों से भी वीडियो कॉल पे बात कर सको, पर आपको तो फोन चलाना आता ही नहीं और शायद आपको चलाना आएगा भी नहीं। अब जब तूने मुझे फोन लाकर दिया है, इस जन्म में ये फोन का शौक भी पूरा कर लूं। अगले साल या 6 महीने के अंदर मुझे कुछ हो जाएगा तो देख ले, तुम लोगों को बड़ा दुख होगा कि तुम अपनी दादी की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए। रॉकी को चंद्रकला की बात बुरी लग जाती है। ऐसे में रॉकी अपनी दादी के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी बना देता है और धीरे धीरे अपनी दादी को फोन चलाना भी सिखाता है। दादी मॉडल लड़कियों को देखकर खुद को बदलने की ठानती है और एक रोज चंद्रकला अपनी पोता बहू सीमा से कहती है, अरे ओ बहुरिया, आज तनिक मुझे भी ब्यूटी पार्लर ले चल। शाम को अगर उधर उधर जाएगी तो मुझे भी ले चलियो। दादी, वो ब्यूटी पार्लर होता है और इस उम्र में आपको पार्लर की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों, तू ही जवान बन सकती है, मैं नहीं। मुझे अपने ये सफेद बाल काले करने हैं और ये आईब्रो भी कलर करवानी है। दादी, मैं कहाँ जवान बन रही हूँ, मैं तो हूँ ही अभी 24 की। और दादी, इस उम्र में सठिया गई हो क्या? आईब्रो तो आपकी है ही नहीं और बाल क्या कलर करवाओगी? चुप कर नास पीटी, मैंने कहा ना मुझे कलर करवाने हैं और आईब्रो भी पेंसिल करवाना है। मैंने इंस्टाग्राम पर लड़कियों को करते देखा है। रॉकी ने भी ना जाने क्या टुनटुना पकड़ा दिया है दादी को। और दादी भी आज की मॉडर्न लड़कियों की तरह जवान होना चाह रही है। उम्र 100 साल की होने चली है, लेकिन हमारी दादी तो अभी भी जवान है। अब दादी की जिद पर दादी को ब्यूटी पार्लर ले जाया जाता है, जहां दादी अपने बाल कलर करवाती है, आईब्रो बनवाती है, यहाँ तक कि दांत भी नकली लगवा कर आती है। ऐसे में दादी को देखकर पड़ोस की विमला दादी से कहती है, और दादी, एक पाँव कब्र में है और एक इस व्हील चेयर पर, मुंह को दांत नहीं, पेट को आंत नहीं, और चली अम्मा बाल कलर करवाने। चुप कर नास पीटी, खुद को देखा है, अभी से लग रही है 80 साल की बुढ़िया और मुझे देख 100 साल की होने जा रही हूँ, लेकिन बाल अभी भी काले हैं, आईब्रो तो अभी भी गए ही नहीं हैं। और अम्मा किसे बोली, कॉल मी चंदू, समझी? अरे चंदू दादी, आप तो बुरा मान गई। कितनी प्यारी लग रही है आज हमारी दादी, एकदम 100 साल की छोकरी। दादी पर तो अभी अभी जवानी आई है, तब तक निपट भी लेगी बुढ़िया। बुढ़िया अम्मा, किसे बोलती है तू बुढ़िया? तेरा सारा खानदान बुढ़ा। दादी जाने दो विमला काकी को, आप तो जानती हो ना बीपी बढ़ जाएगा आपका। अब अगले दिन सुबह सुबह दादी अपने बेटे रमेश और पोते रॉकी से कहती है, आज से हर महीने तुम दोनों 2-2 हजार रुपए दोगे, मुझे भी अपने खर्चे उठाने पड़ते हैं। माँ, क्या ही खर्चा होता है आपका? एक चश्मा टूटा है वो चाहिए आपको, या व्हील चेयर तो है ही आपके पास, और एक सफेद फीकी साड़ी लाकर दे दूंगा आपको, और क्या चाहिए? सादी साड़ी पहने तेरी अम्मा, पावर का चश्मा लगाए तेरी बीवी, मुझे तो यो वाले चश्मे की जरूरत है जिसमें लाइट निकलती है, और साड़ी नहीं पहननी, मुझे तो उर्फी जावेद जैसे कपड़े पहनने हैं, बैकलेस वाले। ये सुनने के बाद चंद्रकला यानी दादी की बहू उर्मी दादी से कहती है, माँ जी, बैकलेस ब्लाउज तो मैं भी नहीं पहनती, और अगर आप पहनेंगी तो इस व्हील चेयर पर आप अपना बैकलेस डिजाइन दिखाएंगी कैसे? ऐसे दिखाऊंगी और कैसे, मुझे तो बस बैकलेस वाले कपड़े पहनने हैं, वो भी उर्फी जावेद जैसे, जो फिलहाल ट्रेन कर रहा है।
दादी जी वो ट्रेंड होता है, ट्रेन नहीं। कुछ भी होता तो मैंने जो कह दिया सो कह दिया, और मेरा यो वाला चश्मा आ जाना चाहिए शाम तक, वरना मैं दवाई नहीं खाऊंगी। ऐसे ही दिन गुजरता है। दादी को तो अब जवान बनना था, क्योंकि उनके हाथ में फोन जो आ गया था। अब फोन में वो जैसा दिखती वैसा खुद को आजमाने लगी थी। एक रोज दादी सुबह सुबह अपने बेटे रमेश के साथ पेंशन लेने जाती है। तभी दादी को पेंशन दफ्तर का अधिकारी कहता है, अरे अम्मा, यहाँ पे अंगूठा लगाना है, ये देख रही हो ना, यहाँ पे। अंगूठा लगाता होगा तेरा बाप, तेरी अम्मा, तेरा सारा खानदान। मुझे तो जेल पेन दे, मैं उसी से साइन करूंगी। ये लीजिए, और चंद्रकला देवी आपका नाम है ना, ध्यान से साइन कीजिएगा। चंद्रकला कैसे बोला? कॉल मी चंदू। सुना नहीं तूने? अब बोल कर बता, कॉल मी चंदू, समझा? जी दादी, मेरा मतलब है चंदू। ये लीजिए जेल पेन और साइन कर दीजिए। अब पेंशन दफ्तर से निकलने के बाद जब दादी घर आती है तो रमेश अपनी माँ से कहता है, माँ ये क्या हो गया है आपको? आप तो इतनी बदल गई हैं। इतनी तो हमारे देश की सरकार नहीं बदलती। ये माजी वाजी क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? मुझे मॉम बोलोगे आज से, और रॉकी मुझे यो दादी बोलेगा, और तेरी पत्नी मुझे माजी माजी कहती नजर आई तो इस छड़ी से मारूंगी उसे। इसलिए उसे खास कर समझा दियो कि मैं उसकी कौन हूँ। दादी के दिन पर दिन बढ़ते डिमांड से तो अब घर वाले भी परेशान थे, लेकिन किया क्या जा सकता था। दादी की उम्र भी तो बढ़ रही थी। दादी अब कितने ही दिन की मेहमान थी। ऐसे में एक रोज दादी अपने बालों में स्पा करवाने जाती है, लेकिन स्पा के बाद बालों को स्ट्रेट करने के लिए मशीन से दादी के बाल सीधे करने वाली मशीन को बोर्ड में लगाया जाता है। तभी दादी को करंट लग जाता है और दादी के बाल सीधे तो नहीं होते, लेकिन खड़े जरूर हो जाते हैं। अब ऐसे ही बालों के साथ अपने बालों को कटवाकर दादी घर आती है। अब जब कोई दादी को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। तभी दादी की पोता बहू सीमा दादी से कहती है, दादी ये क्या हाल बनवा लाई हो अपने बालों का? अरे वो रील्स में यो को नहीं देखा, जो मोटी मोटी चैन पहनकर घूमता है? ये उसी का स्टाइल है। मैंने अपने बाल खड़े करवा लिए हैं। दादी झूठ क्यों कह रही हो? अरे बोल दो ना, करंट लगने के कारण खड़े हो गए हैं। चुप कर नास पीटे, सबको बताएगा क्या कि क्या हुआ मेरे साथ सुबह? ये मेरा स्टाइल है। अब दादी तो धीरे धीरे फैशनेबल हो ही रही थी। एक दिन रॉकी को दादी सुबह सुबह 5 बजे रील्स बनाने के लिए कहती है, और इसी शोर से पूरा घर जाग जाता है। और दादी को रील्स बनाते देखकर चंद्रकला का बेटा रमेश दादी से कहता है, माँ ये सुबह सुबह क्या लगा रखा है? और रॉकी, तूने तो अपनी दादी को बिगाड़ कर रख दिया भाई। पहली बात तो तू मुझे माँ मत बोला कर। दूसरी बात, तुम लोगों के अंदर आलस भरा हुआ है। इतनी लेट तक सोते हो। अब मैं अपना रील्स भी ना बनाऊं? मैंने भी आखिर इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाई है, तो क्या अब मैं अपने दोस्त भी ना बनाऊं? दादी मुझे फॉलो कर लेना, यो रॉकी के नाम से आईडी होगी। दादी, और तू दोबारा मुझे रील्स बनाते हुए दिखे तो मैं बोल रहा हूँ। तेरी भी एक पोस्ट देखी थी ऑफिस की एक हीरोइन के साथ। बहू को बताऊं क्या अभी? माँ मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं तो कह रहा था कि रील्स की आवाज ज्यादा हो रही है, थोड़ी कम कर लो। लेकिन अब दादी 100 साल की होने वाली है, और इसी खुशी में दादी के मनपसंद की रॉकी दादी को हील्स वाली सैंडल लाकर देता है। लेकिन दादी जैसे ही उसे पहनकर चलने की कोशिश करती है, वैसे ही दादी गिर जाती है, और दादी तो चल बसी, क्योंकि दादी को गिरने से चोट लग जाती है। अब दादी के जाने के बाद दादी को देखने आई विमला मन ही मन दादी को देखकर कहती है, अच्छी भली तो थी बुढ़िया, मेरा मतलब है चंदू कहीं आसपास ही हो। चंदू चल बसी, रो देती हूँ वरना सब कहेंगे खुश हूँ मैं। मेरी सास को न जाने ऐसा कौन सी जवानी का भूत सवार हुआ था। अब देखो खुद ही भूत बन गई। और पहन ले हील्स, मना किया था। व्हील चेयर पर थी, हील्स पहनने का शौक ही रह गया दादी। चंदू दादी बेचारी। सीमा की ननद शीतल जैसे ही ऑफिस से घर आती है, तभी सीमा उसके लिए पानी लेकर आती है और शीतल को देते हुए कहती है, शीतल ये लो पानी पी लो। और कैसा रहा आज का तुम्हारा दिन? अरे भाभी बस पूछो मत, इतना काम था मेरी तो बैंड ही बज गई।
हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप फ्रेश हो जाइए, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं सब। मैंने आपके लिए आज मीठे में खीर बनाई है। अरे वाह भाभी, दिल खुश कर दिया आपने तो ये बोलकर। आपको पता है ना मुझे मीठा कितना पसंद है। थैंक यू भाभी। चलो मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहकर शीतल अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद सभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं और खाना खाकर अपने कमरों में आराम करने जाते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों ननद भाभी बैठी बातें कर रही थी कि तभी सीमा की सास अनु वहाँ आकर कहती है, शीतल और सीमा, कल शाम को दोनों अच्छे से रेडी हो जाना, शादी में जाना है। माँ, किसकी शादी है? अरे वो पास वाली कमला है ना, उसकी बेटी की है, वो जो विदेश से पढ़कर आई है। अरे वाह, काफी दिनों से किसी पार्टी में नहीं गए हैं। हाँ भाभी, शादी में कितनी सारी मिठाइयाँ होंगी। मेरे तो अभी से सोच कर मुँह में पानी आ रहा है। अरे बस बस, जरा अपने जज्बातों पर काबू रखो, कल जाना है इसलिए टाइम से रेडी हो जाना दोनों। इतना कहकर अनु वहाँ से चली जाती है और अगले दिन शाम को सीमा और शीतल दोनों अच्छे से रेडी होकर अनु के साथ शादी में जाती हैं, जहाँ जाकर शीतल अपनी भाभी से कहती है, भाभी वो देखो कितना कुछ है वहाँ मीठा खाने में, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे जाओ ना, जल्दी से खा लो, कन्यादान के पैसे भी तो वसूल करने हैं। भाभी आप भी ना, चलो आप माँ के साथ शगुन वगैरह दो, मैं जाती हूँ मीठा खाने। इतना कहकर शीतल वहाँ से फूड सेक्शन की तरफ जाती है और सारी चीजों को देखकर कहती है, काजू कतली, इमरती, केसर, जलेबी, रबड़ी, जामुन और वो क्या है, रसमलाई। ओए ये क्या है, मैंने तो कभी नहीं खाई। चलो आज मुफ्त में ही मिल रही है तो खाना तो बनता है। वैसे भी भाभी ने कहा है कन्यादान के सारे पैसे वसूल करने हैं। इतना कहकर शीतल अपने लिए एक प्लेट में अपनी पसंद की कुछ मिठाइयाँ और रसमलाई रखती है और आराम से बैठकर खाने लगती है। तभी वो खाकर खुद से कहती है, यार ये रसमलाई तो बहुत अच्छी है, मजा आ गया खाकर। और लेकर आती हूँ, कितनी सॉफ्ट है ये और ठंडी ठंडी, खाने में तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। इतना कहकर शीतल दोबारा से रसमलाई लेकर आती है और खाने लगती है। काफी देर एंजॉय करने के बाद सब घर आते हैं और फ्रेश होकर अपने कमरों में आराम करने जाते हैं। यूं ही दिन गुजरते हैं। एक शाम जब शीतल अपने ऑफिस से घर निकलती है, तभी रास्ते में उसे एक मिष्ठान भंडार नजर आता है, जिसे देखकर वो खुद से कहती है, मिठाई की दुकान। यार वो रसमलाई जो उस दिन शादी में खाई थी, उसका स्वाद अभी भी मेरी जुबान पर है और बार बार मुंह में मिठास घुल रही है। आज वही खरीद लेती हूँ, घर पर भी सबको खिलाऊंगी। इतना कहकर शीतल अपनी स्कूटी को साइड में पार्क करती है और मिष्ठान भंडार के अंदर जाती है। तभी दुकानदार कहता है, हाँ जी बेटा जी, बोलो क्या चाहिए? अंकल मुझे रसमलाई चाहिए। ठीक है बेटा, कितने पीस पैक कर दूं? 10 पीस पैक कर दो और एक मुझे खाने के लिए भी दे दो। ठीक है बेटा, आप जाकर टेबल पर बैठो, अभी आपकी रसमलाई आ रही है। दुकानदार की बात सुनकर शीतल जाकर टेबल पर बैठ जाती है। कुछ देर में वेटर आकर शीतल को रसमलाई देता है और शीतल मजे ले लेकर उसे खाने लगती है। जिसके बाद वो अपनी पैक करवाई हुई रसमलाई लेकर घर आती है और कुछ देर में घर पहुंचकर शीतल जैसे ही अपने घर आती है तो अपनी बेटी के हाथों में पार्सल देखकर अनु कहती है, अरे शीतल बेटा, ये क्या लेकर आई हो? माँ मैं रसमलाई लेकर आई हूँ। रसमलाई क्यों? माँ आप जानती है ना मुझे मीठा कितना पसंद है और जब मैंने शादी में रसमलाई खाई थी मैं इसकी फैन, कूलर, एसी सब हो गई हूँ। शीतल इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ सीमा आकर कहती है, मुझे भी रसमलाई खाना बहुत पसंद है। लाओ शीतल, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। खाने के बाद रसमलाई खाने का मजा ही कुछ और है। जी भाभी ठीक है, जैसा आप कहो। शीतल के हाथों से पार्सल लेकर सीमा रसमलाई को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखती है और खाने के बाद सब लोग मिलकर ठंडे रसमलाई का लुत्फ लेते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और शीतल को रसमलाई खाने की आदत लग जाती है। वो आए दिन कभी घर में तो कभी बाहर रसमलाई खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन घर की लाइट गई हुई थी और शीतल फ्रिज में रखी हुई रसमलाई खाने के लिए निकालती है और चख कर बोलती है, आय हाय, ये तो गर्म होकर जरा सी भी अच्छी नहीं लग रही है, पर खाने का मन भी कर रहा है बहुत। क्या करूं, गर्मी खा लूं क्या? अरे अरे शीतल, ये क्या कर रही हो? गरम गरम रसमलाई क्यों खा रही हो? तो क्या करूं भाभी, लाइट का पता नहीं कब आएगी और मुझे अभी तलब हो रही है रसमलाई खाने की। हाँ तो हम इसे ठंडा कर लेते, वो भी बिना लाइट के। भाभी मजाक कर रही हो आप? बिन लाइट के आप इसे कैसे ठंडा कर लोगी?
अरे शीतल जाओ पास वाली दुकान से आइसक्रीम लेकर आओ, हम इसमें आइसक्रीम मिलाकर ठंडा कर लेंगे। अरे भाभी क्यों मेरी रसमलाई की ऐसी की तैसी कर रही हो? अरे भला रसमलाई में आइसक्रीम लाकर कौन खाता है? अरे बहुत मजा आता है। जब मैंने भी पहली बार सुना था मुझे भी झटका लगा था कि ऐसे खा सकते हैं, पर जब इसे खाकर देखा तो पता चला बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। जाओ लेकर आओ। अपनी भाभी के कहने पर शीतल जल्दी से पास की दुकान से आइसक्रीम लेकर आती है, जिसके बाद सीमा रसमलाई में आइसक्रीम मिलाती है और शीतल को खाने को देती है। शीतल आइसक्रीम मिक्स रसमलाई खाकर कहती है, अरे वाह भाभी, ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। मजा आ गया इसे खाकर। मुझे नहीं पता था कि रसमलाई का मजा ऐसे भी लिया जा सकता है। कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना, अब से खा लिया करना। सही कहा भाभी। अच्छा भाभी, आपको तो रसमलाई बनाना आता है ना? आता है। तो मुझे भी सिखा दो ना भाभी, ताकि मैं भी घर पर ही रसमलाई बना लिया करूं, बाहर से लानी ना पड़े। और हाँ जी, मुझे अपनी इस आदत को कंट्रोल भी करना है। पता चला कि रसमलाई खा खा कर मैंने शुगर करा ली। अरे कैसी बात कर रही हो शीतल, ऐसा थोड़ा ना कुछ होगा। अभी लाइट आ जाएगी तो मैं आपको रसमलाई बनाना सिखाऊंगी। ऐसे ही दोनों ननद भाभी बातें करती हैं और कुछ देर में लाइट आ जाती है, जिसके बाद सीमा शीतल को रसमलाई बनाना सिखाती है। अब जब भी शीतल का रसमलाई खाने का मन होता, वो घर पर ही अपने लिए रसमलाई बनाया करती। कुछ वक्त बाद शीतल की शादी हो जाती है और वो विदा होकर अपने ससुराल जाती है और अपनी पहली रसोई में भी शीतल सबके लिए रसमलाई बनाती है और उसके हाथों की बनाई रसमलाई खाकर सब उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। तभी वो अपनी भाभी को कॉल पर कहती है, भाभी आपको पता है, आज मैंने अपनी पहली रसोई की रस्म में सभी को रसमलाई बनाकर खिलाई और सबको बहुत पसंद आई। थैंक यू भाभी, आपने मुझे रसमलाई बनानी सिखाई। अरे मेरी रसमलाई खाने वाली ननद, तुम्हारी जिंदगी में यूं ही मिठास भरी रहे, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए। शीतल ऐसे ही अपनी भाभी सीमा से बहुत सारी बातें करती है और जिसके बाद सीमा कॉल को डिस्कनेक्ट करके अपने सारे ससुराल वालों को बताती है कि उसकी ननद अपने ससुराल में कितनी खुश है। जिसके बाद सीमा सबको ये भी बताती है कि शीतल ने अपनी रसमलाई की रेसिपी से सबका दिल जीत लिया है। तो क्या आप भी अपने अपनों को खुश करने के लिए ऐसे ही खाने की बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डिश का नाम जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।